Hi everyone, I welcome you all again on our new day with some new concepts from our The Hindu compilation, है ना? So let's just start. First question today is Konkan exercise, है ना? Konkan exercise often seen in news is a bilateral naval exercise between. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. कोंकण एक्सरसाइज है ना, ये अभी होने वाली है. ये है इंडिया एंड यूके के बीच में. और नेवल एक्सरसाइज मतलब नेवी, इसमें आपका अभी होने वाली, इसमें आईएनएस विक्रांत भी आपका शामिल होगा, है ना, आप जानते हैं. और इसी के साथ साथ मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, अगर आपको कोंकण एक्सरसाइज पता है तो आपको क्या पता होना चाहिए, मालाबार एक्सरसाइज भी, जो आपका होता है इंडिया और यूएस और बताइए ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों ही देश. आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, कौन सी ग्रुपिंग में है, क्वाड नेशंस की ग्रुपिंग में है ना, आपको पता होना चाहिए. तो ये दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इंडिया एंड यूके. सेकंड क्वेश्चन आपका है मालाबार एक्सरसाइज. अच्छा, यही पूछ लिया जो मैंने आपको बताया, तो ये होगा इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, क्वाड नेशंस, इनके बीच की आपका एक्सरसाइज है, ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कोंकण और मालाबार नाम, इनका रेलिवेंस पता होना चाहिए. ये आपको पता है इंडियन जो कोस्ट है, कोस्टल रीजन, तो इंडियन कोस्ट के नाम है. कोंकण आपको पता होना चाहिए, आपका महाराष्ट्र कोस्ट हो गया, महाराष्ट्र गोवा, उसका नाम है ना. कहाँ पे, ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में, वेस्टर्न कोस्ट का नाम है, ठीक है. और मालाबार क्या है, मालाबार आपका केरला कोस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. स्नो लेपर्ड रिसेंटली रिपोर्टेड विद राइजिंग पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश. तो ये आपको पता होना चाहिए, एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सर्वे में पता चला है कि आपका स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन 50s में थी तो वो 80s में पहुंच चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है. तो आपको स्नो लेपर्ड के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये आईयूसीएन की लिस्ट में कौन सा स्टेटस है इसका, इसका स्टेटस है वल्नरेबल, है ना. प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वल्नरेबल, है ना. तो स्नो लेपर्ड इज वल्नरेबल, सी ऑप्शन, ठीक है. आगे चलते हैं. द एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वॉज एस्टेब्लिश. देखो एनडीएमए एस्टेब्लिश हुआ था 2006 में, है ना, बट लॉ जिसने इसको एस्टेब्लिश किया था, जिस लॉ के बेसिस पे, वो था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, है ना. और इसी एक्ट में आपका और चीजें भी होती है, जैसे जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपका जो है नेशनल, वो तो नेशनल लेवल पे है, ठीक है, जिसमें आपका मान लो ये जो एनडीएमए है, इसमें आपका पीएम होते हैं, साथ ही 9 अदर मेंबर्स होते हैं ना, जो पीएम होते हैं, इसके चेयरपर्सन होते हैं एनडीएमए के. बट लेकिन स्टेट लेवल पे आपको क्या है, इसी एक्ट में दिया गया है कि स्टेट लेवल पे आपकी स्टेट डीएमए होने चाहिए, साथ ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डीडीएमए होने चाहिए, है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए. आगे चलते हैं. तो इसमें क्या होगा, आपका डीएमए 2005, है ना. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डीएमए 2005. तो अभी भी मैंने आपको बताया, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसी से बनती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसी से बनती है, और आपका एक रिसर्च बेस्ड और इस सब के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस, इन सब चीज़ों के लिए एनआईडीएम होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. तो तीनों ही बनते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट इज लैंडस्लाइड्स अकर प्राइमरली ड्यू टू. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है. फर्स्ट इज इरोजन कॉज्ड बाय रिवर फ्लो. अब देखो, अगर कान पकड़ना हो ना साइड से, तो काफी लोग बोलेंगे ये भी सही है, ठीक है, प्राइमरीली पूछा है ना, रिवर फ्लो से इरोजन कैसे लैंडस्लाइड कर सकता है. मान लो कि आपका ये एक हिल है ना, यहाँ के बिल्कुल नीचे इसके फुट के पास आपका नदी बह रही है. अब टाइम के साथ क्या होता है, यहाँ पे नदी टकराएगी, वेव्स टकराएंगे, और क्या होता है, ये फुट पे ये इरोजन करेंगी, तो उसकी वजह से हिल का जो मतलब आपका सारा फ्लो है सॉइल को नीचे को आ सकता है. तो इस तरह से लैंडस्लाइड हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट प्राइमरी कॉज. इस तरह से मैक्सिमम लैंडस्लाइड नहीं होते, बिकॉज जनरली माउंटेन्स क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इतने कमजोर नहीं होते कि सीधे रिवर नीचे थोड़ा बहुत ही कर देगी तो इससे मतलब इरोड हो जाएगा. आपका इससे रिवर सिर्फ वैली बनाती है ऐसे करके, है ना. लेकिन जो मेन फ्लो है दैट इज ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ लूजेंड लैंड मास ऑन स्लोप. आपके पास स्लोप है, वहां पे बारिश की वजह से मान लो मिट्टी हैवी होगी, अब क्या होगा, ग्रेविटी का काम है नीचे खींचना चीजों को. अभी तक मिट्टी को पकड़ के रखा था ट्रीज की रूट्स ने, काफी सारी चीजों ने, खुद सॉइल प्रोफाइल ने, है ना. लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही पानी की वजह से क्या हो जाता है, मिट्टी हैवी हो जाती है, तो हैवी मिट्टी क्या होगी, नीचे को फ्लो करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो लैंडस्लाइड्स अकर प्राइमरली ड्यू टू स्लोप्स पे. आपका क्या होता है, जैसे ही आपका ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लैंड मास ऑलरेडी अगर लूज है तो वो नीचे आ सकता है ना. नेक्स्ट इज द टर्म कोर इन्फ्लेशन. अच्छा, यहां तक आपका आज के द हिंदू के क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि आज भी न्यूज में इतना कुछ नहीं था. एडिटोरियल में आपका एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो गया, और आपका एक न्यूज वो है जहां पे आपका कफ सिरप से डेथ्स हुई हैं,
है ना, कुछ किड्स की एमपी में। लेकिन ये सारी चीजें आपको देखो, ये मेन स्पेसिफिक है, और ये अगर एडिटोरियल स्पेसिफिक है तो आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में आपका स्किल गैप हो गया है ना। काफी सारे जो यंग पॉपुलेशन है वो वॉलेंटरी इन अनएम्प्लॉयड है, मतलब कि आपने खुद की चॉइस, क्योंकि क्या है कि आज के टाइम पे काफी लोगों की एस्पिरेशंस अलग है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि जॉब अवेलेबिलिटी और आपका पीपल अवेलेबल फॉर दैट जॉब, वो सारी चीजें मैच नहीं करी। सबसे मेन इशू है यहाँ पे स्किल गैप। इंडस्ट्री को क्या चाहिए और आपके स्कूल करिकुलम में आपको क्या पढ़ाया जाता है, वो सबसे बड़ा इशू है इस चीज का, अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर आपका काफी सारी चीजें होती हैं कि एस्पिरेशन नहीं है, काफी सारी जगह पे मिनिमम वेज या इस तरह से ये कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, इस वजह से क्या होता है लोग अपना वर्क करना नहीं चाहते पूरा महीना लगा के, फिर उनको सैलरी अगर अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना मिले, काफी सारी चीजें, तो ये डिस्कस करना नहीं बनता। तो यहाँ से आगे जो एमसीक्यू है मैंने खुद डाले हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो पाए स्टैटिक पोर्शन की, है ना। तो ये आपका द हिंदू में से नहीं है। तो सेवन क्वेश्चन इज द टर्म कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? अब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब जो आपको टोटल इन्फ्लेशन दिखती है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है कि महंगाई कितनी है। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हेडलाइन जो टोटल इन्फ्लेशन है उसमें से बस क्या हटा देते हैं, वो प्राइसेस जो डेली चेंज होते हैं। डेली चेंज कौन कौन से प्राइसेस होते हैं? फ्यूल है, पेट्रोल आज कुछ अलग है, कल कुछ अलग है, तो ये वॉलेटाइल चीजें होती हैं, इससे महंगाई का आइडिया नहीं लगता, क्योंकि ये आज सस्ती है, कल महंगी है, फिर परसों और महंगी हो जाएंगी। तो इनको हटा के हम लॉन्ग टर्म महंगाई का पता लगाते हैं। जैसे आपका फूड प्राइस हो गया, फूड प्राइस भी डेली चेंज होता है, खाने की चीजों का प्राइस, जैसे आलू प्याज ये सब चीजें है ना, सप्लाई और आपका डिमांड। फिर आपका फ्यूल हो गया, फ्यूल प्राइस। तो कोर इन्फ्लेशन क्या करता है, फूड फ्यूल इन सब चीजों को हटाता है, उसके बाद जो बचता है तो वो कोर इन्फ्लेशन है ना। तो इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग वॉलेटाइल आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल, है ना। तो टोटल इन्फ्लेशन में से अगर आप फूड और फ्यूल प्राइसेस जो वॉलेटाइल होते हैं काफी डेली बेसिस पे, उनको हटा दें, तो आपको टोटल इन्फ्लेशन जो एक्चुअली है देश में, मतलब जो सस्टेन कर रही है महीनों में, वो डेली बेसिस पे तो चेंज होगा ना। फूड और फ्यूल ये सब चीजें चेंज होती है, आज सस्ता है कल महंगा, परसों फिर सस्ता है। नेक्स्ट इज द टर्म फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल आपको पता है, फिस्कल का हिंदी में मतलब होता है राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है ना, मतलब कि सरकार का जो घाटा है। अब ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इन यूनियन बजट। अब बजट जब पेश होता है तो आपको फिस्कल डेफिसिट बताया जाता है हर साल। इसमें क्या है, फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की दो चीज होती है। देखो, सरकार की इनकम होता है किससे, टैक्स वगैरह इन सब चीजों से, है ना, जो भी होता है। फिर सरकार इनकम और किस चीज से होती है, जैसे आपका मान लो कहीं से अगर अगर मैं बोलूं कि आपका कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो सरकार को, है ना, कुछ मतलब आपको पार्टनरशिप बेसिस पे कुछ हो प्राइवेट के साथ, और वो आपका सरकार को रेंट पे कर रहे हो। फिर आपका एक्सपेंस भी होते हैं सरकार के, जो आपका स्कीम्स में पैसा जाता है, आपका मतलब सब्सिडी में जाता है, ये सारी चीजें है ना, या सरकार ने कोई लोन लिया हो पे करना होता है, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल साल भर में सरकार का जो इनकम एक्सपेंस है, आप बोलो अगर मान लो देश में जो सरकार है, अगर आप उस सरकार का हिस्सा, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका घाटा ना हो, मतलब कि आपकी इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंस कम हो। तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, बजट ठीक है, मतलब आपका घाटा नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि इनकम सरकार की कम और एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट होना, बजट डेफिसिट होना या फिस्कल डेफिसिट होना। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, ये इक्वल होता है इकोनॉमी में बोरोइंग्स। क्यों? अब देखो, साल में अगर आपका फिस्कल डेफिसिट अगर आ चुका है, घाटा आ चुका है, तो सरकार उस घाटे को कवर कैसे करेगी? बोलिए, कवर कैसे करेगी? उधार लेके ही कवर करेगी ना, क्योंकि एक्सपेंस अगर ज्यादा है, इनकम कम है, तो एक्सपेंस जो है उनको बराबर करने कि मतलब मुझे खर्चे इतने करने, लेकिन मेरे पास पैसे ही कम है, तो जो बचे हुए पैसे हैं खर्चा करने के लिए, मैं क्या लूंगा, घाटा जो भी है उसके लिए मैं क्या करूंगा, बोरो करूंगा। उसको बोलते हैं आपका सरकार की बोरोइंग्स, है ना। तो द टर्म फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट रेफर्स टू द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ ईयर। अब जरूरी नहीं है कि बोरोइंग करे ही करे सरकार, लेकिन हाँ, इतनी रिक्वायर्ड बोरोइंग है सरकार, तो सरकार को इतना उधार लेना पड़ सकता है। दैट इज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी आता है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, द रूल ऑफ लॉ इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। रूल ऑफ लॉ मतलब नाम से ही पता चल रहा है, अगर मैं फिलोसफिकली बात करूं कि मतलब लॉ का रूल हो, इंसान रूल ना करे आपके ऊपर लॉ रूल करे, हर किसी के ऊपर लॉ। लॉ का रूल मतलब कि जो लीगल है वो रूल करे। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ जो है, देखो, इंसान, लॉ को बनाता कौन है? लोग ही बनाते हैं, है ना, लॉ मेकर्स बनाते हैं। लेकिन फिर भी रूल कौन करेगा? लॉ मेकर्स नहीं, लॉ करेगा। मतलब कि लॉ इज मेड बाय लॉ मेकर्स, बट वंस इट इज मेड, इट इज इवन अबव द पीपल हु हैव मेड इट। इट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। क्यों? इसका क्या मतलब है कि लॉ का एक ही काम है भाई, वो सबको जो रूल करेगा,
तो वो लॉ के हिसाब से करेगा, उसके लिए प्रधानमंत्री अलग नहीं है, उसके लिए सरकारी अफसर अलग नहीं है, उसके लिए नॉर्मल सिटीजन अलग नहीं है। लेकिन अगर लॉ मेकर या कोई इंसान अगर रूल करेगा, कोई इंसान अगर डिसाइड करेगा, तो उसका अपना प्रेफरेंस हो सकता है, उसका अपना पार्शियलिटी हो सकती है। तो इसलिए बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, मतलब कि आपका देखिए ऑप्शन देखिए, लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो वैसे ही मतलब ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, ये गलत होगा। अबव द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है ना, लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही बनेगा जो भी बनेगा। लेकिन हाँ, रूल ऑफ लॉ का एक मतलब जरूर होता है कि रूल ऑफ लॉ किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता, लॉ के लिए सब बराबर है। तो ऑल द इंडिविजुअल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, बिफोर द लॉ। ये बिल्कुल सही है। सी इज लॉ अप्लाई डिफरेंटली टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिल्कुल गलत। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि चाहे आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे आपका नॉर्मल पीपल हो, सब बराबर तरह से ट्रीट हो लॉ के सामने, है ना। नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर कैन एक्ट आर्बिट्रली। लेजिस्लेचर मतलब कि हमारा जो लॉ मेकर्स है, मतलब कि हमारे जो मंत्री लोग होते हैं या आपका पार्लियामेंट होता है, स्टेट असेंबली होती है, सारे अपने हिसाब से एक्ट कर सकते हैं। नहीं, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि भाई अगर तुम कोई एक्शन ले रहे हो तो वो लॉ लेगा, आप नहीं लोगे एज एन इंडिविजुअल। अगर किसी इंसान पे कोई केस होता है तो केस इसलिए नहीं होता कि इंसान का मन है, इसलिए होता है बिकॉज लॉ उस केस को करने के लिए ताकत देता है उस इंसान को। अगर पुलिस अरेस्ट कर रही है तो पुलिस के पास खुद से पावर नहीं है, पुलिस को लॉ ने इंपावर किया है कि भाई हाँ आप अरेस्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई लॉ रूल करता है सारी चीजें, नॉर्मल इंसान आपका लॉ के नीचे होते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई इंसान लॉ के ऊपर है ना। तो द रूल ऑफ लॉ मीन्स नो पर्सन इज अबव द लॉ एंड एवरी एक्शन ऑफ एनी पर्सन मस्ट कंफर्म टू लीगल अथॉरिटी, है ना। क्यों, अगर कोई मैं एक्शन ले रहा हूं तो मेरे पास, जैसे मान लो मैं कोई अगर एक्शन ले रहा हूं, अगर मेरे पास अथॉरिटी है तो उसके लिए लॉ होना नेसेसरी है। मैं अपनी मर्जी से कोई एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। ये होता है रूल ऑफ लॉ कि इंसान की मर्जी से नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द टर्म ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी नाम से ही पता चल रहा है, बहुत मतलब फालतू सा क्वेश्चन। ब्लू इकोनॉमी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ब्लू इकोनॉमी क्या होगा, मतलब कि वो सारी आपका जो रिसोर्स या वो सारा चीज है जो इकोनॉमी में सपोर्ट करे, और कहाँ से आती हो, ओशन से। किससे, ओशन से। तो इट इज सिंपली यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इट इज कॉल्ड एज ब्लू इकोनॉमी, है ना, नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी इज डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जानते हैं, इवन 9th 10th 11th 12th में जो पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 है ना। क्या है आर्टिकल 21 इज योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो राइट टू प्राइवेसी को इसके अंदर रखा गया है, क्यों, देखो प्रिवेसी जो है किसी इंसान की, वो उसकी पर्सनल लिबर्टी के साथ डायरेक्टली लिंक होती है ना। कि वो कैसे, देखो अगर आप किसी की प्रिवेसी में घुस रहे हैं तो मतलब आप उसकी लिबर्टी को, मतलब आप उसकी लिबर्टी को काउंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको 2 क्लासेस पहले बताया था, एक्सेप्शन एक ही होता है इसका आर्टिकल 21 का, दैट इज अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। अब मैं ये नहीं बताऊंगा ये क्या होता है, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो में 10 मिनट इसके ऊपर चर्चा की हुई है, 2-3 लेक्चर पहले, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक द वीडियो, है ना। बस इतना पता रखना है कि राइट टू प्राइवेसी आपका आर्टिकल 21 के अंडर आता है। राइट तो देखो, आर्टिकल 21 इज नॉट फंड, मतलब आर्टिकल 21 जो राइट है उसका नाम राइट टू प्राइवेसी नहीं है, उसका नाम है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन जो राइट टू प्राइवेसी है उसको इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। जस्ट लाइक आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपका किसके अंडर है बताइए, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल होता है उसी के अंदर है, मतलब आर्टिकल 19 में सब चीजें हैं ना, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज, इसमें आपको पता होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी को ये डिक्लेयर किसने किया था कि फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ये किया था आपका एक केस था जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी, है ना, जिसमें आपका ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है वो अलग नहीं है, वो आपका इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 के राइट में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like on the video, comment on the video, share the video so that I will be motivated to make more such videos. And thank you so much. Let's see you all in the next video.